नमस्कार दोस्तों। और मिशन सरकारी की हमारी हिस्ट्री यानी इतिहास सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर। और नमस्कार सर और सभी दोस्तों को। सर, पिछली क्लास पार्ट 1 में हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग के बारे में जो पढ़ा वो एकदम स्पष्ट हो गया। बहुत अच्छा रोहन, हमने अपनी नींव पार्ट 1 में रख दी है। लेकिन जैसा कि तुमने पूछा था, वैदिक युग के बाद खासकर उत्तर वैदिक काल के अंत में समाज में काफी बदलाव आ रहे थे। हाँ सर, वो कर्मकांड, यज्ञ और वर्ण व्यवस्था, चीजें थोड़ी जटिल हो गई थीं। बिल्कुल सही। और इसी जटिलता की प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसीई के आसपास गंगा के मैदानों में एक नई वैचारिक क्रांति ने जन्म लिया, जिसे हम धार्मिक आंदोलन कहते हैं। मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म। एकदम सही। तो रोहन, आज हमारी हिस्ट्री सीरीज के पार्ट 2 में हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारा पहला विषय होगा बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। हम गौतम बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और एसएससी के लिए सबसे जरूरी बौद्ध परिषदों, बुद्धिस्ट काउंसिल्स को समझेंगे। हमारा दूसरा विषय होगा जैन धर्म, जैनिज्म। हम इसके तीर्थंकरों, महावीर स्वामी की शिक्षाओं और इसकी परिषदों पर ध्यान देंगे। और हमारा तीसरा और सबसे बड़ा विषय होगा भारत का पहला संगठित साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर। इसमें हम विशेष रूप से सम्राट अशोका, उनके धम्म, उनके शिलालेखों एडिक्ट्स, मौर्यकालीन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन और कला आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। वाह सर, ये तीनों टॉपिक्स तो सीजीएल जनरल अवेयरनेस के कोर टॉपिक्स हैं। इनसे तो हर साल सवाल पक्का ही होता है। तुम सही कह रहे हो रोहन, इनके बिना जीए का पेपर अधूरा है। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक सफर शुरू करने जा रहे हैं। रोहन, जैसा कि मैंने कहा, 6th सेंचुरी बीसीई में नए धर्मों का उदय हुआ। क्या तुम सोच सकते हो कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सर, शायद जैसा आपने कहा, वैदिक धर्म के कर्मकांड बहुत महंगे और जटिल हो गए थे और शायद वर्ण व्यवस्था भी बहुत कठोर हो गई थी। बिल्कुल सही। इसे वाई नॉट जस्ट वॉट के नजरिए से देखो, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया। यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि होने लगी, जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह थी। दूसरा, क्षत्रिय वर्ण, जो शासक वर्ग था, वो ब्राह्मणों के इस वर्चस्व को चुनौती देना चाहता था। और तुम देखोगे कि महावीर और बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। ओह अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल एंगल है। हाँ, और तीसरा, इसी समय सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी द्वितीय नगरीकरण हो रहा था। लोहे के इस्तेमाल से कृषि बढ़ी, व्यापार बढ़ा और वैश्य या व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। वैश्य वर्ग धनी तो था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में उन्हें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बाद तीसरा स्थान मिला था। वे एक ऐसे धर्म का समर्थन करना चाहते थे जो समानता की बात करे और व्यापार के लिए जरूरी अहिंसा पर जोर दे। समझ गया सर। मतलब समाज एक सरल, समानतावादी और अहिंसक विकल्प की तलाश में था, जो उन्हें बौद्ध और जैन धर्म में मिला। एक्सीलेंट समरी रोहन। चलो इसी के साथ हम अपने पहले टॉपिक जैन धर्म पर आते हैं। सर, एक सवाल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। क्या ये सही है? ये एक क्लासिक मिसकंसेप्शन बस्टर है रोहन। ज्यादातर छात्र यही गलती करते हैं। देखो, जैन धर्म तीर्थंकरास की परंपरा पर आधारित है। तीर्थंकर मतलब मार्ग दिखाने वाला। इस परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथा थे, जिन्हें इस धर्म का संस्थापक माना जाता है। सीजीएल में इनका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है, ये पूछा जा चुका है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथा थे, जो काशी के राजकुमार थे। लेकिन वर्धमाना महावीरा, जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, उन्होंने इस धर्म को सबसे ज्यादा प्रचारित किया और इसे इसका वर्तमान स्वरूप दिया। अच्छा, तो महावीर स्वामी संस्थापक नहीं बल्कि सुधारक या सबसे प्रमुख प्रचारक थे। बिल्कुल। अब एसएससी के लिए महावीर के जीवन से जुड़े कुछ मस्ट रिमेंबर फैक्ट्स हैं। उनका जन्म 540 बीसी के आसपास वैशाली के पास
कुंडग्रामा में हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रिक वंश के और माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी था। उनकी पत्नी यशोदा थी और पुत्री का नाम अनोज्जा प्रियदर्शिनी था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य मतलब जैसे बौद्ध धर्म में निर्वाण। बहुत अच्छा क्रॉस रेफरेंस है रोहन। हाँ, कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे जिना, विजेता, अर्हत, योग्य और निर्ग्रंथा कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाए। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगीर के पास में उनका निर्वाण देहावसान हो गया। सर, जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं जो सीजीएल के लिए जरूरी हैं? बढ़िया सवाल। जैन धर्म की 2 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं त्रिरत्नाज और पंचमहाव्रताज 5 वाउज। त्रिरत्न हैं 1 सम्यक दर्शन राइट फेथ, 2 सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज और 3 सम्यक चरित्र राइट कंडक्ट। और पंचमहाव्रत हैं 1 अहिंसा हिंसा न करना, 2 सत्य झूठ न बोलना, 3 अस्तेय चोरी न करना और 4 अपरिग्रह संपत्ति जमा न करना। यहां एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रैप है रोहन। वो क्या सर? ये जो पहले 4 व्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य चास्टिटी। समझ गया। तो सीजीएल पूछ सकता है कि ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? उत्तर है महावीर स्वामी। सटीक। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक जोर देता है, यहां तक कि कृषि को भी हतोत्साहित किया गया क्योंकि उसमें कीटाणुओं की मृत्यु होती है। इसीलिए व्यापारी वर्ग ने इसे ज्यादा अपनाया। अब आते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जैन परिषदें, जैन काउंसिल्स। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी 2 बड़ी संगीतियां या परिषदें हुई। पहली जैन परिषद फर्स्ट जैन काउंसिल लगभग 300 BCE में पाटलिपुत्रा में हुई। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसी परिषद में जैन धर्म 2 हिस्सों में बंट गया। हुआ ये कि मगध में भयंकर अकाल पड़ा। कुछ जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए, जो मगध में ही रुक गए। उन्होंने स्थूलाभद्रा के नेतृत्व में सफेद वस्त्र व्हाइट क्लैड पहनना शुरू कर दिया। वे श्वेतांबरा कहलाए। जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण से वापस लौटे, वे वस्त्रों का त्याग स्काई क्लैड करते थे और ज्यादा कठोर नियमों का पालन करते थे। वे दिगंबरा कहलाए। तो श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन पहली परिषद पाटलिपुत्र में हुआ, ये याद रखना है। हाँ, और यहाँ एक और फैक्ट है जो हमें मौर्य वंश से जोड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे और जैन धर्म अपना लिया था। वाह, ये तो जबरदस्त क्रॉस लिंक है सर। इतिहास ऐसे ही जुड़ा हुआ है। अब जल्दी से दूसरी जैन परिषद सेकंड जैन काउंसिल देख लेते हैं। ये 512 AD में वल्लभी गुजरात में हुई और इसके अध्यक्ष देवर्धी क्षमा से मना थे। इस परिषद का सबसे बड़ा योगदान था जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों 12 अंगों अंगस का अंतिम संकलन फाइनल कंपाइलेशन करना। ठीक है सर। पहला पाटलिपुत्र विभाजन, दूसरा वल्लभी संकलन। जैन धर्म स्पष्ट है। उत्तम। तो चलो अब अपने दूसरे बड़े टॉपिक बौद्ध धर्म बुद्धिज्म की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 BCE में नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। वो शाक्य क्षत्रिय कुल से थे। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन, माता महामाया, जिनकी मृत्यु जल्दी हो गई तो पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल थे। 29 वर्ष की आयु में 4 दृश्यों, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी को देखकर उन्होंने गृह त्याग कर दिया
इस घटना को महाभिनिष्क्रमणा द ग्रेट रिनंसिएशन कहते हैं। सीजीएल में ये शब्द कई बार पूछा गया है। महाभिनिष्क्रमण यानी महान प्रस्थान? सही। 6 साल भटकने के बाद 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें निर्वाण यानी ज्ञान एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध दी एनलाइटन्ड वन कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश फर्स्ट सर्मन सारनाथ वाराणसी के पास अपने 5 पुराने साथियों को दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तना टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ कहते हैं। और अंत में 483 बीसीई में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका महापरिनिर्वाणा देहावसान हो गया। सर, ये 4 स्थान सीजीएल में मैच द फॉलोइंग के लिए बहुत जरूरी लगते हैं। लुम्बिनी जन्म, बोधगया ज्ञान, सारनाथ पहला उपदेश, कुशीनगर मृत्यु। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली रोहन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। अब आते हैं बुद्ध की शिक्षाओं पर। बुद्ध की शिक्षाएं बहुत व्यवहारिक थीं। उन्होंने 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रुथ्स दिए। 1 दुख, संसार दुखमय है। 2 दुख समुदय, दुख का कारण है, तृष्णा डिजायर। 3 दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के अंत का मार्ग है। और ये चौथा सत्य ही है अष्टांगिका मार्ग, 8फोल्ड पाथ। इसमें 8 बातें हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक आदि। सर, मैंने मध्यम मार्ग मिडिल पाथ के बारे में भी सुना है। हाँ, बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को 2 अति एक्सट्रीम से बचना चाहिए, न तो अत्यधिक विलासिता लग्जरी और न ही अत्यधिक तपस्या ऑस्टेरिटी। बीच का रास्ता यानी मध्यम मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्नास हैं, लेकिन ये जैन धर्म से अलग हैं। ये हैं बुद्ध द एनलाइटेंड वन, धम्म हिज टीचिंग्स और संघ द मोनेस्टिक ऑर्डर। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये वही है। बिल्कुल। अब हम आते हैं बौद्ध धर्म के उस हिस्से पर जहां से एसएससी लगभग हर शिफ्ट में सवाल उठाता है, बौद्ध परिषदें, बुद्धिस्ट काउंसिल्स। रोहन, कुल 4 मुख्य बौद्ध परिषदें हुई। इनका स्थान किसके शासनकाल में हुई, अध्यक्ष कौन था और मुख्य परिणाम क्या था, ये रट लो। पहली बौद्ध परिषद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 बीसीई में राजगृह या राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और इस परिषद के अध्यक्ष महाकස්සपा थे। इसका मुख्य परिणाम बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकास में संकलित किया गया। सुत्त पिटका, बुद्ध के उपदेश संकलन आनंद, और विनय पिटका, संघ के नियम संकलन उपाली। ठीक है सर। पहली राजगृह, अजातशत्रु, महाकස්සप और सुत्त विनय पिटक। बहुत बढ़िया। दूसरी बौद्ध परिषद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसके 100 साल बाद 383 बीसीई में वैशाली में हुई। इस समय शासक कलासोका शिशुनाग वंश था और अध्यक्ष सबकमी थे। यहाँ विनय पिटक के कुछ नियमों को लेकर मतभेद हो गया और संघ 2 गुटों में बट गया। स्थाविरवादा पुराने नियमों के समर्थक और महासांघिका नए नियमों के समर्थक। दूसरी वैशाली, कालाशोक, सबकमी और पहला विभाजन स्थविरवाद महासांघिक। उत्तम। तीसरी बौद्ध परिषद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये लगभग 250 बीसीई में पाटलिपुत्रा में हुई और इसका संरक्षक पेट्रन कौन था? हमारे अगले टॉपिक के हीरो सम्राट अशोका। इस परिषद के अध्यक्ष मोगलीपुत्ता तिस्सा थे और इसका सबसे बड़ा परिणाम था तीसरे पिटक अभिधम्म पिटका का संकलन, जिसमें बौद्ध दर्शन फिलॉसफी है। इन तीनों पिटकों
सुत्त, विनय, अभिधर्म को मिलाकर त्रिपिटका कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। इसकी भाषा पाली थी। तीसरी, पाटलिपुत्र, अशोक, मोगलीपुत्र तिस्स और अभिधम्म पिटक। सर, ये परिषद तो मौर्य साम्राज्य से सीधे जुड़ गई। यही तो बात है। अब आखिरी, चौथी बौद्ध परिषद, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये लगभग 72 एडी पहली शताब्दी में कुंडलवन में हुई। इस समय शासक कुषाण वंश का कनिष्का था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये परिषद वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान। सर, ये एक और मिसकंसेप्शन बस्टर चाहिए। हीनयान और महायान में मुख्य अंतर क्या है? सीजीएल में कैसे पूछा जाता है? बिल्कुल, देखो, हीनयान पुराना और रूढ़िवादी पंथ है। वे बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं। वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते और उनका लक्ष्य अरहत बनना, खुद का निर्वाण है। दूसरी ओर महायान ग्रेटर व्हीकल, नया और उदार पंथ है। वे बुद्ध को भगवान मानते हैं और उनकी मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप करते हैं। महायान का आदर्श अरहत नहीं बल्कि बोधिसत्व वो होते हैं जो खुद निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी दूसरों की मुक्ति के लिए संसार में रहते हैं। समझ गया। महायान मतलब मूर्ति पूजा प्लस बोधिसत्व, हीनयान मूल शिक्षा प्लस कोई मूर्ति पूजा नहीं। एकदम सही। कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था, जबकि अशोक ने शुरुआती बौद्ध धर्म हीनयान के करीब को संरक्षण दिया था। और हाँ, चौथी परिषद की एक और खास बात, यहाँ संस्कृत को अपनाया गया और विभाषा शास्त्र नाम का एक बड़ा ग्रंथ लिखा गया। हाय सर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने आप में इतने बड़े हैं, इन्हें याद रखना ही एक चुनौती है। मैं समझता हूँ रोहन, लेकिन अगर तुम काउंसिल्स और फाउंडर्स पर ध्यान केंद्रित करोगे तो सीजीएल के 80% सवाल हल कर लोगे। तो हमने अभी तीसरी बौद्ध परिषद में सम्राट अशोक का जिक्र किया। चलो अब सीधे चलते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्यन एम्पायर पर। रोहन, इन धार्मिक आंदोलनों के समय भारत 16 बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपदास कहते थे, जैसे काशी, कोसल, वत्स, अवंती। लेकिन इन सब में एक महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। वो था मगधा। मगध? आज का बिहार? सर, ये इतना शक्तिशाली क्यों बना? बेहतरीन सवाल। वाई नॉट जस्ट वॉट। देखो, पहला, भौगोलिक स्थिति। ये गंगा के मैदानों में था, जमीन बहुत उपजाऊ थी। दूसरा, इसके पास प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क, आयरन ओर था हथियार बनाने के लिए, और जंगल थे हाथी पकड़ने के लिए, जो सेना का मुख्य अंग थे। तीसरा, इसकी राजधानियां पहले राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी और बाद में पाटलिपुत्र, गंगा और सोन नदी के संगम पर जलदुर्ग बहुत सुरक्षित थीं। मगध पर पहले हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश, नंदा डायनेस्टी ने राज किया। नंद वंश का आखिरी शासक धनानंदा बहुत ही अलोकप्रिय और अत्याचारी था। और इसी समय भारत पर सिकंदर, अलेक्जेंडर का आक्रमण भी हुआ 326 बीसीई। और इसी मौके का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने? बिल्कुल। एक युवा महत्वाकांक्षी योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, एक तक्षशिला के ब्राह्मण चाणक्य की मदद से धनानंद को उखाड़ फेंका और 322 बीसीई में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य यानी कौटिल्य? हाँ, उन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य की लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के लिए मस्ट रिमेंबर है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रैप है। कई छात्र सोचते हैं अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स की किताब होगी। पर ये नहीं है। नहीं, अर्थशास्त्र नाम भले ही है, लेकिन ये मूल रूप से राजव्यवस्था, पॉलिटी और शासन कला, आर्ट ऑफ गवर्नेंस पर लिखी गई एक महान कृति है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य बनाया। उसने 305 बीसीई में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर,
सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया और काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के हिस्से दहेज में दिए। और सीजीएल का एक और पसंदीदा सवाल, सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत एम्बेसडर को चंद्रगुप्त के दरबार पाटलिपुत्र में भेजा। उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारत में जो देखा उसे एक किताब में लिखा जिसका नाम है इंडिका। हालांकि ये किताब अब अपने मूल रूप में नहीं है, लेकिन बाद के यूनानी लेखकों ने इसके अंशों का उपयोग किया। ठीक है सर। चंद्रगुप्त मौर्य इज इक्वल टू चाणक्य अर्थशास्त्र प्लस सेल्यूकस को हराया प्लस मेगास्थनीज इंडिका। परफेक्ट। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसारा राजा बना। एसएससी के लिए बस इतना याद रखो कि उसे अमित्रघाता शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता था। और बिंदुसार के बाद 269 बीसीई में आता है मौर्य वंश का और शायद भारतीय इतिहास का सबसे महान शासक अशोका द ग्रेट। कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा। हालांकि इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है। शुरू में वो चंड अशोक, फियर्स अशोका कहलाता था। उसके जीवन की और पूरे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना घटी उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 बीसीई में। कलिंग युद्ध, द कलिंग वॉर। हाँ, कलिंग युद्ध। कलिंग, आज का ओडिशा, उस समय एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक ने उस पर चढ़ाई कर दी। युद्ध भयंकर था। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। युद्ध के मैदान में इस विनाश और रक्तपात को देखकर अशोक का दिल दहल गया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने युद्ध की नीति, जिसे भेरी घोषा कहते हैं, को हमेशा के लिए त्याग दिया और शांति और संस्कृति की नीति यानी धम्मघोषा को अपना लिया। सर, ये सीजीएल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा कि कलिंग युद्ध का जिक्र अशोक ने कहाँ किया है। शाबाश रोहन, तुम एक अच्छे एस्पिरेंट की तरह सोच रहे हो। अशोक ने अपने 13वें प्रमुख शिलालेख 13th मेजर रॉक एडिक्ट में कलिंग युद्ध और अपने हृदय परिवर्तन का विस्तृत वर्णन किया है। इसे घोंट कर पी जाओ। युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्ता के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया। तो सर, क्या अशोक का धम्मा और बौद्ध धर्म एक ही चीज है? ये एक और मिसकंसेप्शन बस्टर है। नहीं, अशोक का धम्म, जो संस्कृत के धर्म का प्राकृत रूप है, बौद्ध धर्म नहीं था। ये एक नैतिक आचार संहिता, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट थी। अशोक का धम्म किसी भगवान या पूजा पद्धति की बात नहीं करता। ये बात करता है बड़ों का आदर करना, दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार करना, जियो और जीने दो, अहिंसा और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, टॉलरेंस। उसने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए धम्मा महामात्ताज नाम के विशेष अधिकारी भी नियुक्त किए। समझ गया। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, जैसे तीसरी परिषद करवाना, लेकिन उसका धम्म एक सेक्युलर मॉरल कोड था। बिल्कुल सही शब्द, सेक्युलर। अब अशोक ने अपने इन संदेशों को जनता तक कैसे पहुंचाया? शिलालेखों, ईडिक्ट्स के माध्यम से। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने संदेशों को पत्थरों पे खुदवाया। ये सीजीएल के लिए एक गोल्ड माइन टॉपिक है। अशोक के शिलालेखों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: शिलालेख, रॉक एडिक्ट्स, स्तंभलेख, पिलर एडिक्ट्स और गुहालेख, केव एडिक्ट्स। सबसे जरूरी हैं 14 प्रमुख शिलालेख, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, जो 8 अलग अलग जगहों से मिले हैं। जैसे पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा, 7वां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता और 13वां कलिंग युद्ध। फिर हैं लघु शिलालेख, माइनर रॉक एडिक्ट्स। ये क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ज्यादातर शिलालेखों में अशोक का नाम देवानम पियदस्सी, देवताओं का प्रिय, लिखा है। लेकिन मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम के लघु शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक लिखा मिलता है। एसएससी ये सवाल कई बार पूछ चुका है कि अशोक नाम कहाँ मिला। मास्की और गुर्जरा नोट कर लिया सर। और फिर हैं स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स। ये पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े, मोनोलिथिक से बने हैं।
इनमें सबसे प्रसिद्ध है सारनाथ का स्तंभ, सारनाथ पिलर। सारनाथ, जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, वहां के स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बने हैं, जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्ब्लेम है, क्रॉसलिंक टू पॉलिटी। यहां एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इन शिलालेखों की भाषा और लिपि क्या थी? देखो, भाषा तो ज्यादातर प्राकृत थी, लेकिन लिपि क्षेत्र के हिसाब से अलग थी। भारत के अधिकांश हिस्सों में लिपि ब्राह्मी थी, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान वाले हिस्से में खरोष्ठी लिपि थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और अफगानिस्तान में अरामी, अरामेक और यूनानी, ग्रीक लिपियों का भी प्रयोग हुआ। 4 लिपियां, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामी और ग्रीक। हाँ, और सदियों तक इन शिलालेखों को कोई पढ़ नहीं पाया। 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा। ये एक मस्ट रिमेंबर फैक्ट है। हाँ, अशोक का टॉपिक ही इतना बड़ा है सर, लेकिन अब चीजें जुड़ रही हैं। धैर्य रखो रोहन, इतना बड़ा साम्राज्य, अफगानिस्तान से कर्नाटक, गुजरात से बंगाल तक, बिना एक मजबूत प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं चल सकता था। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज्ड था। राजा या सम्राट सर्वोच्च अधिकारी था और उसकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी, जिसके सदस्यों को अमात्यास कहा जाता था। साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिन्हें चक्र कहते थे। मुख्य प्रांतों जैसे तक्षशिला, उज्जैन, तोसली, सुवर्णगिरी के राज्यपाल आमतौर पर राजकुमार होते थे, जिन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। प्रांत आगे जिलों में बंटे थे, जिन्हें आहार या विषय कहते थे, जिसका प्रमुख स्थानिका होता था। गांव ग्राम का प्रमुख ग्रामिका होता था। लेकिन एसएससी को प्यार है मौर्य अधिकारियों के खास नामों से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कई अध्यक्ष, सुपरिंटेंडेंट्स का जिक्र है। आपको 2 नाम जरूर याद रखने हैं। पहला, समाहर्ता, ये चीफ रेवेन्यू कलेक्टर, मुख्य राजस्व संग्राहक और बजट का प्रमुख होता था। दूसरा, सन्निधाता, ये चीफ ट्रेजरर, मुख्य कोषाध्यक्ष था, जो शाही खजाने और भंडार गृह, स्टोर हाउस की देखरेख करता था। सर, ये दोनों नाम, समाहर्ता और सन्निधाता, हमेशा कंफ्यूज करते हैं। एक ट्रिक बताता हूं। समाहर्ता में एस है, एस से समेटना, जो टैक्स समेटता है वो समाहर्ता। सन्निधाता में निधि है, निधि मतलब खजाना, जो निधि के पास बैठे वो सन्निधाता। वाह सर, स से समेटना, निधि से खजाना, आप कभी नहीं भूलूंगा। इसके अलावा मौर्यों के पास एक बहुत ही कुशल जासूसी व्यवस्था, स्पाई सिस्टम थी, जिन्हें गूढ़ पुरुष, गुधा पुरुषास कहा जाता था। और मेगास्थनीज इंडिका में पाटलिपुत्र शहर के प्रशासन का जिक्र करता है, जो 6 कमेटियों, प्रत्येक में 5 सदस्य, कुल 30 लोग द्वारा चलाया जाता था। ठीक है सर, प्रशासन भी हो गया। अब आखिरी टॉपिक, मौर्य कला, मौर्य नाट। हाँ, मौर्य कला को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। राजकीय कला, कोर्ट आर्ट, जो राजाओं के आदेश पर बनी, और लोक कला, पॉपुलर आर्ट, जो आम लोगों ने बनाई। राजकीय कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है अशोक के स्तंभ, अशोकन पिलर्स। जैसा मैंने बताया, ये चुनार के बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन से बने, मोनोलिथिक यानी एकाश्म थे, और इन पर एक खास तरह की चमकदार पॉलिश है, मौर्यन पॉलिश है, जो आज भी शीशे की तरह चमकती है। सारनाथ का सिंह स्तंभ, लायन कैपिटल, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। राजकीय कला का दूसरा उदाहरण है स्तूपाज। स्तूप मतलब बौद्धों के वो टीले, जहां बुद्ध या बड़े भिक्षुओं के अवशेष, रेलिक्स रखे जाते थे। कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जैसे मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, संची स्तूपा, जो मूल रूप से अशोक ने ईंटों से बनवाया था। बाद में शुंग काल में इसे बड़ा किया गया। तीसरा, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त के विशाल लकड़ी के महल का जिक्र किया है, जिसकी तुलना वो ईरान के महलों से करता है।
और लोक कला में हमें यक्ष यक्षिणी की बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, जैसे दीदारगंज से मिली यक्षिणी की मूर्ति। और हाँ, इस काल की एक और पहचान है, NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये एक खास तरह का चमकदार काले रंग का मिट्टी का बर्तन पॉटरी था, जो शाही बर्तनों के तौर पर इस्तेमाल होता था। NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये CGL में पूछा गया है। बिल्कुल। तो ये था मौर्य साम्राज्य। लेकिन अशोक की मृत्यु 232 BCE के 50 साल के अंदर ही ये महान साम्राज्य बिखर गया। इसके कई कारण थे। अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी, बहुत ज्यादा केंद्रीकृत प्रशासन जो कमजोर राजाओं से संभला नहीं, और अशोक की अहिंसक नीति से सेना का मनोबल टूटना। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथा की हत्या उसी के सेनापति, एक ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंगा ने कर दी और मगध में शुंग वंश, शुंगा डायनेस्टी की नींव रखी। तो रोहन, ये था हमारा आज का सफर 6th सेंचुरी BCE के धार्मिक आंदोलनों से लेकर भारत के पहले साम्राज्य के पतन तक। सच कहूं सर, आज का सेशन बहुत हैवी था, लेकिन इतना जरूरी था कि क्या कहूं। बौद्ध परिषदें, अशोक के शिलालेख और मौर्य अधिकारी, सब कुछ अब क्रिस्टल क्लियर है। मुझे खुशी है कि तुम्हें सब समझ आया। और दोस्तों, अगर आपको भी आज की ये डीप डाइव क्लास पसंद आई हो और आपको भी ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आसान लगे हों, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, और हमारे चैनल मिशन सरकारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सर और मैं आपके लिए CGL की पूरी तैयारी को आसान बनाने के लिए यहाँ हैं। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, या आप अगला टॉपिक क्या चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। चलिए, जाने से पहले आज की क्लास का एक फटाफट रिव्यू हो जाए। देखते हैं रोहन को आज के मस्ट रिमेंबर फैक्ट्स कितने याद हैं। पहला, जैन धर्म में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। दूसरा, किस जैन परिषद में श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हुआ? पहली परिषद पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समय। तीसरा, तीसरी बौद्ध परिषद का संरक्षक पेट्रन कौन था और ये कहाँ हुई? सम्राट अशोक, और ये पाटलिपुत्र में हुई। चौथा, किस बौद्ध परिषद में हीनयान और महायान का विभाजन हुआ? चौथी परिषद कश्मीर में कनिष्क के समय। शाबाश। पांचवां, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। छठा, कलिंग युद्ध 261 BCE का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13th मेजर ऑक्यूडेट। बहुत बढ़िया। सातवां, अशोक के शिलालेखों को 1837 में सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। आठवां, मौर्य प्रशासन में टैक्स समेटने वाले यानी रेवेन्यू कलेक्टर को क्या कहते थे? स से समेटना, समाहर्ता। और नौवां, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लायन कैपिटल अशोक के किस स्तंभ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से। बेहतरीन रोहन, लगता है आज की क्लास सफल रही। तो दोस्तों, ये था हमारी हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 2। अगली क्लास में यानी पार्ट 3 में हम मौर्यों के पतन के बाद के भारत को देखेंगे। हम बात करेंगे गुप्त काल, गुप्ता एज की, जिसे भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। और साथ ही हम पहली बार दक्षिण भारत के महान राज्यों जैसे पल्लव्स, चोलाज और संगम साहित्य, संगम लिटरेचर पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वाह, गुप्त काल और दक्षिण भारत, मैं अगली क्लास के लिए बहुत उत्साहित हूं सर। जरूर। तब तक आज जो पढ़ा है उसे रिवाइज करते रहिएगा। मिशन सरकारी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, पढ़ते रहिए।